तो चुनौती तो एक तरह से लक्ष्य हो गया है, इस लक्ष्य को भेदना है। मनी ब्रीड्स मनी, बिहार की जनता को धोखा दिया गया। नरेंद्र मोदी आरएसएस हैं, आरएसएसी हैं, तो भ्रम पैदा करने के लिए मोदी को लाया, एक्सेप्ट किया, एक्सपोज हो गया नरेंद्र मोदी। जो काम वो महाराष्ट्र में किया, जो काम वो हरियाणा में किया, लेकिन वही काम बिहार में कर रहा है, लोगों का नागरिक अधिकार छीन करके वोट के नाम पर। इसका लाभ आरएसएस को मिलेगा और काम आरएसएस वाला ही करेगा, नरेंद्र मोदी। तेजस्वी प्रसाद यादव व्याकुल नहीं था नीतीश जी की सरकार में जाने के, ये व्याकुल थे नीतीश कुमार आने के लिए, क्योंकि ये नीतीश कुमार बीजेपी से उब चुके थे। साबित हो चुका है 85 वर्सेस 15। बीजेपी जमात को खत्म करना चाहती है, इसलिए नीतीश को पैदा किया, मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार हमारा मुखौटा है, रियल लीडर हमारा ही नहीं है, ये किसी की गोद में बैठा हुआ है। क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव में सोशल एक्सप्लॉइटेशन का जो कास्ट सिस्टम का जरिया है, उसको समझ आ गई है। मेरे साथ सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के पुरोधा मणिलाल मंडल है। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अब लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इनको सौंपी है। इन्होंने लंबा काम किया है सामाजिक न्याय के लिए। जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के साथ लंबा काम किया है, लालू प्रसाद यादव के साथ लंबा काम किया है, जेडीयू के साथ भी इन्होंने काम किया है, संसद भी रहे हैं, राज्यसभा भी रहे हैं, लोकसभा भी रहे हैं, विधान सभा के मेंबर भी रहे हैं। और इसी से समझेंगे कि जो पूरी राजनीतिक यात्रा है, आज जो स्थिति है, क्या सचमुच बहुत खतरनाक है। क्या नरेंद्र मोदी जो अभी सर एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने संसद पर माथा टेका था, कहा था एक चाय वाले का बेटा हूं। तो क्या उन तमाम चाय वाले गरीब शोषितों की आवाज़ खत्म होगी, उनके वोट के अधिकार छीने जाएंगे? एक बड़ा डर जो है विपक्ष को सता रहा है, और इसलिए आज दिल्ली में संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक घेराव हो रहा है। समझेंगे सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस और राजनीति के पुरोधा मणिलाल मंडल जी से। सर पहले तो स्वागत है, बिजी समय में आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। आप राष्ट्रीय आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, लालू प्रसाद यादव आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है लालू यादव जी और मणिलाल मंडल सामाजिक न्याय को लेकर। नहीं समझे, मतलब कोई अभी फन वर्ट नहीं है, पार्टी सामाजिक न्याय के नाम पर ही चलेगी। प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों एक ही विचारधारा से। पार्टी एक है, पार्टी की विचारधारा एक है, पार्टी का जो जनाधार उसी पर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, समलक्ष्य होगा, समभाव होगा, एक ही तरह की भावना होगी, तो जाहिर है हम एक हैं, एक मानस के हैं, एक लक्ष्य के हैं, एक कन्विक्शन के हैं। 20 साल से पार्टी सत्ता से बाहर है बिहार में, बहुत क्रूशियल चुनाव है और आपको जिम्मेदारी दी गई है, कैसे देखते हैं इसको? राजनीति में हमेशा चुनौती रहती है, जो सरकारी पक्ष था उसके लिए भी चुनौती रहती है कि सर्वाइवल के लिए, और जो विपक्ष में होता है उसके लिए भी चुनौती होती है सरकार में जाने के लिए, सत्ताधारी दल को हटाने के लिए। तो चुनौती तो एक तरह से लक्ष्य हो गया है, इस लक्ष्य को भेदना है। तो चुनौती तो है ही, दायित्व के साथ साथ चुनौती है। जनता का जो समर्थन है राष्ट्रीय जनता दल का, महागठबंधन का, वो अन्य पॉलिटिकल पार्टी को सकारात्मक जो जनाधार होता है पार्टियों का जी, उसके अतिरिक्त जो कुछ समर्थन मिलता है वो हवा के रुख के आधार पर मिलता है। राष्ट्रीय जनता दल का जो अपना जनाधार है वो करीब 34% है जनाधार। बिहार में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना इतना बड़ा जनाधार नहीं है। फिर भी राष्ट्रीय जनता दल विपक्षी पार्टी है, विपक्ष में है,
हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। लोकतंत्र में जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम होती है, ये सब इस देश में ज्यादा स्वाभाविक है कि यहाँ कास्ट सिस्टम, जिसको विदेश में कहा जाता है सामाजिक समूह, ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स। तो ये है, तो सत्ता से वंचित हैं, बड़ी पार्टी है, अपोजिशन लीडर है, बड़ी पार्टी है, सत्ता में नहीं है। और जो पार्टी विपक्ष की नहीं है या बड़ी पार्टी नहीं है, उसकी 20 वर्षों में सरकार है। नीतीश कुमार 40, 45, 50 के मालिक रहे हैं, 4 बार विधानसभा का चुनाव, बहुमत से बहुत दूर। तो वो सरकार में मुख्यमंत्री हैं, हमारी पार्टी बहुमत के नजदीक, तब हम प्रतिपक्ष के नेता हैं। तब ये लोकतंत्र की खूबी कहा जाएगी, लोकतंत्र की सामाजिक संरचना में विचित्र बात की व्यवस्था कही जाए, ये बात है यहाँ। तो इसमें काम करना है तो चुनौतित है। अब ये जो सकारात्मक वोट में 10% वोट अगर हमको मिल जाता, 10 से 12%, तो हम 45 के नजदीक पहुंच जाएंगे, सरकार बन जाएगी हमारी। कैसे देख रहे हैं, क्या आपको लगता है ये नीतीश कुमार की सरकार है या उनके नाम पिछड़े के नाम पर राजनीति, और ये बीजेपी की सरकार चल रही है 20 साल से? जो जिन लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया, अब वोट तो उनको पॉजिटिव नहीं मिला, नेगेटिव मिला। नीतीश जी की जो भी कमाई है वो नेगेटिव पॉलिटिक्स पर कमाई है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं है उनकी। पॉलिटिक्स है लालू जी की, कर्पूरी जी की। जो हमको समाज को बदलना है, समाज में बदलाव लाना है, समाज में गरीबी है, गुर्बत है, सामाजिक दोहन, शोषण है, उसको मिटा करके नया समाज बनाना है, नूतन समाज बनाना है। उसी आधार पर बेस भी है। तो ये है पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव पॉलिटिक्स, सकारात्मक। नीतीश कुमार चूंकि इस सकारात्मकता के खिलाफ उभरे हैं, तो ये सकारात्मक पॉलिटिक्स के खिलाफ में नकारात्मक अप्रोच इनका रहा है, उसी का वोट इनको रहा है कि लालू को नहीं आने देना पावर में। ये निगेटिव अप्रोच है, लालू को बेदखल करना सत्ता से, ये निगेटिव अप्रोच है। एक मीडिया है इस देश में, लगातार सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के आंदोलन को कम से कम पिछले 10-15 सालों में कुचल दिया गया। हाईवे, एयरपोर्ट को डेवलपमेंट माना गया, लोग 120 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। 40 करोड़ लोगों के पास ना घर है ना खाना, गुजारा कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग, भारत सरकार कह रही है कि 5 किलो राशन पर जिंदा है। लेकिन फ्लाईओवर खूब बन रहे हैं, एयरपोर्ट का सौंदर्यीकरण, मतलब 10% लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है, और मीडिया कह रहा है कि ये विकास है। एक बड़ा परसेप्शन बनाया गया, और सामाजिक न्याय की पूरी राजनीति को, धर्म की राजनीति उस पर हावी हो गई। कहाँ कमी रह गई? क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर हो या जगदेव बाबू हो, रामस्वरूप वर्मा हो या मंगीलाल मंडल हो, कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं को दरकिनार किया गया, इस सोच वाले नेताओं को, इस वजह से सब हुआ? देखिए, जो लोग विकास का पैमाना सिर्फ सड़क को मानते हैं, हवाई जहाज को मानते हैं, अच्छी ट्रेन को मानते हैं, लंबी रेलवे ट्रैक को मानते हैं, रोड को मानते, पुल को मानते हैं, यूनिवर्सिटी के मानते हैं, ये ट्रेडिशनल है। जिनके हाथ में सत्ता रही है, उन्होंने सिंबॉलिक काम किया है। 10% संसाधन वाले लोगों के लिए जरूरी है 10% संसाधन ही नहीं कि उनको घर में एयरपोर्ट मिल जाए, से, हाईवे मिले। देखिए, सामाजिक रूप से संपन्न भी वही रहा है जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर और सामाजिक प्रतिष्ठा रही है। एक बात जान लीजिए कि एक वर्ण व्यवस्था की पहले आप विवेचना कीजिए। तो वर्ण व्यवस्था में
वर्ग निहित नहीं है, एक दूसरे को पूरक है। तो जो एक है मन का भूखा, सम्मान का भूखा, मानवता के आधार पर उनके साथ व्यवहार किया जाए, लेकिन वो गरीब भी है, मन का भूखा भी है, पेट का भी भूखा है जी। और एक इसी और जाति समाज के नाम में, पर भी वो सबसे नीचे है। और समाज में एक वो वर्ग है जो गरीब है, पेट का थोड़े समय के लिए भूखा है, लेकिन मन का वो अमीर है। और जो पिछड़ा वर्ग का लोग है वो मन का भी गरीब है, पेट का भी गरीब है, लेकिन जो धन का अमीर है वो मन का भी गरीब है। यही भी दोनों का संबंध है। जो ट्रेडिशनली जो लोग सत्ता के भोगी रहे हैं वो सत्ता के भोग करते रहते हैं, तो यही सब दिखाते हैं ये विकास हो रहा है। जो उससे वंचित लोग हैं वो मूक आवाज है, उसमें चेतना नहीं है कि सत्ता का पैमाना नहीं है। सत्ता का पैमाना वो है कि हमारा मन जो दुखित है, हमारा मन जो दमित है, और हमारी आवाज़ जो वर्षों से सदियों से चली आ रही है उसको भी उठाना है, उस जड़ता को भी मिटाना है। तो ये दोनों में जो अंतर है, भटकाव बहुत ज़्यादा है राजनीति में, समाज में, वर्ण व्यवस्था के चलते। तो विकास मानते हैं क्योंकि गांव में जो टोला गरीबों का है, दक्षिण में पिछड़ों का, दलितों का, वो आज भी वही स्थिति है। लेकिन जो उसका गांव के उत्तर में घर है, टोला है, उसी के हाथ में सारा चीज है, आज भी वो चला गया है। ये लड़ाई तो बरसों से रही है, सदियों से। लेकिन मंडल जी, मेरा सवाल ये है कि पिछले 10-15 सालों से मैं भी पत्रकार के तौर पर देख रहा हूँ कि एक सामाजिक न्याय को लोग मौका दे रहे थे। लालू यादव 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने स्कूल खोले, चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट दिया। वो चाहते थे कि अंतिम पंक्ति तक एजुकेशन पहुंचे ताकि वो भी हाईवे पर चलने लायक बने, वो भी जहाज चढ़ने लायक बने। टीवी, अखबार, मीडिया ने, अखिलेश यादव भी इसके चपेट में आए, राहुल गांधी भी कुछ दिन इसके चपेट में रहे, अब जाके सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने भी A to Z कहा। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ भी काम किया, उनके काम को देखा है, क्या ये जो परसेप्शन बनाया गया कि हाईवे और एयरपोर्ट ही विकास का डेवलपमेंट का पैमाना है, जबकि गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। अभी आंकड़ा आ रहा है देश में, 1% लोग हैं जो 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं भारत में, 1% लोग हैं, और 3% लोग हैं जिनके पास 3 करोड़ की संपत्ति है। मतलब मुश्किल से 5 करोड़ लोग ऐसे हैं। बाकी सब ऐसे लोग हैं जो न एयरपोर्ट चला सकते हैं न हाईवे पर चल सकते हैं। तो क्या इस देश को 10-15 करोड़ लोगों के ही नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर थोप दिया गया, और हमारे नए लीडरशिप ने उसको मान लिया। जो आप लोग की जो लड़ाई थी पुरानी कि सबके पास खाना, रोटी, कपड़ा, स्कूल, अस्पताल हो, उस पर बात रुक गई। और क्या अब वो समय आ रहा है, इसलिए चाहे कांग्रेस में खड़गे हों या राहुल गांधी हो, और आरजेडी अपना अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बना रहा है कि नहीं, हमको फिर से वो उन्हीं की लड़ाई लड़नी है जो 90 लोग छूट गए हैं? देखिए, आपके प्रश्न जो है उसी में उत्तर भी निहित है जी। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं उत्तर के रूप में कि बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे हर साल विधानमंडल में पेश होता है, भारत सरकार की तर्ज पर। पहले यहाँ नहीं होता था। बिहार सरकार जो नीतीश कुमार है वो भी 5 साल के बाद ये पेश करना शुरू किया, सत्ता में आने के 20 साल हुआ। हर इकोनॉमिक सर्वे में एक बात रहती ही है कि बिहार में जो विकास दर है 11%, 11.5%, वो देश के अन्य राज्यों से अधिक है। ये विकास दर, दूसरे राज्यों में विकास दर बहुत कम है। राष्ट्रीय स्तर पर विकास दर 6.5%, 7% रहा है। एक वर्ष सिर्फ 7%, 6.5%।
6%, 6.5% रहा है। तो विकास दर 11% रहा है। तो जो पैसा आया, पूंजी का संचय हुआ, तो वो पूंजी से गरीबी कहाँ घटी? बढ़ गई। गरीबी बढ़ी है। पूंजी बढ़ेगी तो इन्वेस्ट होगा। कहावत है, मनी ब्रीड्स मनी, पैसा पैसा को जन्म देता है। ये अर्थशास्त्र की मामूली सबसे प्रमुख नीति है। तो गरीबी रेखा से नीचे सबसे ज्यादा लोग बिहार में है। पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक सर्वे कहता है बिहार सरकार का कि 50,000। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा 80,000। असम में हमसे ज्यादा है, पड़ोसिया है। मध्य प्रदेश में ज्यादा है, 80,000 के लगभग वहां भी है। उड़ीसा में हमसे ज्यादा है। बाकी स्टेट जितना है देश में 1 लाख से ऊपर है पर कैपिटा इनकम। और दिल्ली, बम्बई, चंडीगढ़, ये जो सेंट्रल रूरल स्टेट्स है या ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है बम्बई जो है, उसका पर कैपिटा इनकम 2 लाख से ऊपर है। दिल्ली में 2 लाख से ऊपर है। तो पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा है? 11-15 साल, 20 साल हम नहीं मानते, 15 साल 11% के हिसाब से विकास दर हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? तो ये सब झूठ है, धोखा है, फरेब है। बिहार की जनता को धोखा दिया गया है। नहीं तो आज सबसे ज्यादा बेकारी का प्रतिशत जो है बिहार में है। सबसे ज्यादा पलायन बिहार में है। लोग रोजी रोटी के लिए आज भी बिहार से बाहर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बिहार में है। और सबसे ज्यादा पर कैपिटा लो इनकम बिहार में। तो ये पुल बन जाता है, 4 लेन में 6 लेन में हाथ लगा हुआ है, इससे विकास होता है। तो पैसा तो गरीब घर में भी जाना चाहिए, उसी अनुपात में जाना चाहिए जिस अनुपात जो अर्थ नीति कहती है, तो वो भी नहीं गई है। अमीरों की सुविधाएं बढ़ रही है, उसी की सुविधाएं बढ़ रही है। अमीर जो हुए हैं लोग हाँ। ऑलरेडी, जो पहले से थे जाति की वजह से या जो पूंजी की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल वो उन्हीं की सुविधाओं का विस्तार को विकास कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम हवाई अड्डा का विस्तार कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सबको सुलभ हो हवाई यात्रा, चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई यात्रा कर सके। तो चप्पल पहनने वाले हवाई यात्रा तो नहीं कर सके, लेकिन हवाई जहाज की संख्या, पैसेंजर की संख्या तब बढ़ रही है जब हवाई यात्रा का किराया बढ़ रहा है। तो जाहिर है वो गरीब आदमी नहीं है, वो पैसा उसी घर में जा रहा है कि हवाई जहाज का किराया बढ़ता है तो हल्ला नहीं करता है वो। मोदी जी का आपने नाम भी ले लिया सर, वो कह रहे थे कि मैं गरीब परिवार से हूँ, चाय वाले का बेटा हूँ। कैसे आकलन करते? अब तो वो 2014 जीते, 19 जीते, अब तो वो ग्राफ नीचे 240 पर अटक गए। अब नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले का बेटा ही तो मैं नहीं जानता। ओबीसी कह कर आए थे, वो सुनी हुई बात है, हो सकता है हो। लेकिन नरेंद्र मोदी आरएसएस हैं, आरएसएसी हैं, ये मैं जानता हूं। देश की जो तरक्की है उनका मॉडल कौन सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी नहीं है। उनका जो मॉडल है वो मिक्स्ड इकोनॉमी भी नहीं है, वो बिल्कुल कैपिटलिज्म है। तो जो पूंजीवाद कहेगा उसी के रास्ते से देश का विकास होगा। अमेरिका टॉप पर है, लेकिन वहां खाना बदोश की जिंदगी जीने वाले लोग अमेरिका में ज्यादा हैं। भले वो गाड़ी में सोता है, गाड़ी में खाता है, कहीं क्या कहते सार्वजनिक बाथरूम में स्नान करके फिर गाड़ी में से नौकरी और जॉब करता है, ये अंतर हो सकता है। लेकिन गरीबी वहां भी है, अब अमीरी ज्यादा, फासला वहां ज्यादा है। तो पूंजीवाद का ये भीषण स्वरूप है। नरेंद्र मोदी इसी स्वरूप को अडॉप्ट करना चाहता है, और इसी अडॉप्ट जो गरीबी बड़ी तेजी से नहीं घट रही है, लेकिन अमीरी बड़ी तेजी से बढ़ रही है देश में। तो ये तो चेहरा है। चाइना भी एक मॉडल है,
चाइना का मॉडल न कैपिटलिज्म पर आधारित न सोशलिज्म पर आधारित, बीच का है। इसीलिए वहाँ भी पूंजीपतियों की संख्या बढ़ी, पूंजीवाद का विकास हुआ, लेकिन गरीबी में रहने वाले लोगों की वो दुर्गति नहीं हुई है जो दुर्गति अमेरिका में हो रही है। अंतर यही है। वहाँ सरकार की पहुंच ज़्यादा है, सरकार सोशल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में भरोसा करती है, सबको, सबके लिए घर, सबके लिए सुविधा है, जो चाइना का मॉडल है। चाइना का सरकार मॉडल का है, कंट्रोल है गरीबी वहाँ, तो है वहाँ, लेकिन कॉर्पोरेट पर भी सरकार का कंट्रोल है। हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड रहता है। सर, हम लोग विकास के खिलाफ नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो भारत में कास्ट कैपिटलिज्म है, वर्ण कुव्यवस्था, जिसको आप व्यवस्था कहते हैं, मैं उसको कुव्यवस्था कहता हूँ। वर्ण कुव्यवस्था में जाति के आधार पर बिजनेस था, जाति के आधार पर पढ़ाई शिक्षा का अधिकार था, जाति के आधार पर राजकाज का अधिकार था, तो उनका सदियों से विकास रहा। मेरा सवाल है कि जिन लोगों के हिस्से में आया था कि जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, क्या वो लोग भी टीवी अखबार के बीच में पिछले 15 साल में चपेट में आ गए और वो अपने मुद्दे से हट गए थे? इस वजह से नरेंद्र मोदी को मौका मिला, आरएसएस को मौका मिला। हाथ में सत्ता रही है। अब एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि तटवर्ती शहर बड़े बड़े हैं देश में। जी जी, कोस्टल सिटीज। कलकत्ता का विकास हुआ, बम्बई का विकास हुआ, कोच्चि का विकास हुआ, ये बड़ा बड़ा बंदरगाह है, शहर है, गुजरात में भी, कर्नाटक में भी, और जगह भी विकास हुआ। तो ये कोस्टल एरिया का डेवलपमेंट इसीलिए हुआ, वहाँ अंग्रेजी आई तो जो बड़े लोग हैं उसने लपक लिया, अपना विकास किया, अब पूंजीवाद का विकास किया। तो ऐसे शहरों से जो जूठन गिरता है वो गरीबों के हिस्सा में जाता है। सारे देश के गरीब कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई, कोच्चि, इसमें जाकर के अपना रोजगार तलाश करता था, उसी में संतुष्ट है। और ये वर्ण व्यवस्था में सब पिछड़े वर्ग के लोग होते थे। वहाँ भी कोई ऊंची जात के लोग जाते थे तो शरीर से शारीरिक श्रम नहीं करते थे, मानसिक श्रम करते थे। तो ऐसे जगह विकास हुआ। एक उदाहरण है हमारे देश में। तो सत्ता जिसके हाथ में है उस सत्ता की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी को इसलिए एक्सेप्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर बना करके कि इस देश में एक सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए राजनीति प्रारंभ हो गई थी और जो वर्ग था इस देश में शासन करने का वो घबरा गया। तो भ्रम पैदा करने के लिए मोदी को लाया, एक्सेप्ट किया, ओबीसी का नाम पर लाया गया, हाँ, पिछड़े का नाम, कि ओबीसी में डिवीजन हो और हमको कुछ वोट मिल जाए, मिला करके हम सरकार बना दें। तो मेजर डिवीजन हो गया, मेजर वोट चला गया। बिहार में ठीक यही रणनीति इस्तेमाल कर रही है आरएसएस, जबकि मोहन भागवत कह रहे हैं खुद कि हमारा स्कूल अस्पताल बंद हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला उनका वही है जो नरेंद्र मोदी को लाया गया। बिहार में भी यही फॉर्मूला लगा रही है आरएसएस। कैसे बच पाएंगे आप लोग? आरएसएस की जो जुबान है वो कर्म नहीं है। अब लोकतंत्र की, नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने अभी कहा कि वो जब पहला दिन जीत करके आए और लोकसभा में गए तो लोकसभा की सीढ़ियों पर माथा टेका और अपने भाषणों में उसने देश की जो प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था वैशाली, लिच्छवी, इस सब की रही है, उस सब का उल्लेख किया कि हमारे यहाँ लोकतंत्र पहले रहा है। लेकिन अभी तो एक्सपोज हो गया नरेंद्र मोदी। जो काम वो महाराष्ट्र में किया, जो काम वो हरियाणा में किया, जो काम वो दिल्ली में किया केजरीवाल के साथ, तो उसमें तो प्रतिकार नहीं हुआ। लेकिन वही काम बिहार में कर रहा है, लोगों का नागरिक अधिकार छीन करके वोट के नाम पर। तो डेमोक्रेटिक आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या आरएसएस अनडेमोक्रेटिक है? नहीं, आरएसएस डेमोक्रेसी की बात बोलता है ना। अभी ना आपने कहा है कि मोहन भागवत ऐसा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि स्कूल अस्पताल ठीक नहीं हो रहा है, गरीब और गरीब हुआ है, लेकिन
तो बंद क्या हो रहे हैं। आरएसएस पर भरोसा करते हैं आप लोग? नहीं, हम तो नहीं करते, हमारी पार्टी तो नहीं करती है, हम तो डेमोक्रेटिक पार्टी। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भी अब आरएसएस को पसंद नहीं है, पच नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि कोई ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो, चाहे गडकरी हो, चाहे फडणवीस हो या योगी आदित्यनाथ हो, मतलब अपर कास्ट का प्रधानमंत्री हो। नरेंद्र मोदी को ये लोग हटाना नहीं चाहते हैं, आरएसएस, क्योंकि नरेंद्र मोदी के समाज में भ्रम रहेगा कि ये मोदी है, पिछड़ा है। इसका लाभ आरएसएस को मिलेगा और काम आरएसएस वाला ही करेगा, नरेंद्र मोदी। तो बिहार के चुनाव भी आपके सर पर है, आप सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष भी, आपकी पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक है। बिहार में भी आरएसएस यही कार्ड खेल रही है कि हम पिछड़ा को आगे कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि राजनीति में जो जाति व्यवस्था है, इसके कोख से जब संघर्ष के बूते पर लीडरशिप पैदा होगा जी, तो लीडरशिप को खत्म करने के लिए लस्सा लीडरशिप पैदा होगा। अच्छा, ये खतरा जता रहे थे वो। लस्सा लीडरशिप तो नीतीश कुमार के माध्यम से बिहार में बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर चुका है कि 20 वर्षों में से इसने जो सोशल जस्टिस की धारा से लीडरशिप निकला था उसको मार दिया, और स्वयं नीतीश कुमार लस्सा राजनीति के पोषक है। लेकिन अब बीजेपी और आरएसएस को नीतीश कुमार भी नहीं चाहिए, लस्सा भी नहीं चाहिए। अब वो अपना जो संघ, आरएसएस करेगी जो संघ से वही निकला बात होगा, मैं कहना चाहता हूं ना, वो पिछड़ा चाहिए हमको। अभी संघ, देखिए, आरएसएस भी समझता कि संघ के हाथ में अभी 100% हमारे पावर नहीं आ सकता, कमांड नहीं आया है। वो धीरे धीरे आएगा। तो नीतीश कुमार की तरह उनको सॉफ्ट आदमी चाहिए, परिवर्तनवादी नहीं है। ये पुल वाले, पुलिया वाले, सड़क वाले आदमी हैं। ये बायोस्कोप देखो, समाज का जो ब्लैक पोर्शन है वो और ब्लैक होता जा रहा है, सब अधिकारों से वंचित हो रहा है, सरकार की सुविधा से वंचित हो रहा है, सरकार की हिस्सेदारी से वंचित हो रहा है। वो पहले जैसे मुंह का आवाज था वैसे ही मुंह का आवाज बन गया है। जब नरेंद्र मोदी कमजोर होगा तब वो ब्राह्मण लीडरशिप को उसमें इंपोज करेगा। जब ब्राह्मण लीडरशिप एक्सेप्टेबल होगा उनके द्वारा, जिसके द्वारा आज नरेंद्र मोदी एक्सेप्टेबल है, समझ गए। देखिए, इस देश में ब्राह्मणवाद को कई स्वरूप देखा है देश का इतिहास ने। ऐसा भी देखा है कि राजा का सेनापति ब्राह्मण रहा है। जहां ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय का परिभाषित 4 वर्ण रहा है और क्षत्रिय के हाथ में कहा गया कि तलवार रहेगा, तो वहां क्षत्रिय का हाथ में नहीं रह करके ब्राह्मण के हाथ में रहा है। और शुंग वंश का शासन इस देश पर आया। राजा था वृद्धरथ, सेनापति था पुष्यमित्र, उसने हत्या कर दी गारद की सलामी लेते हुए। और उसके बाद जो मठ को उजाड़ा गया, बौद्ध मठ को, समानता का प्रतीक, बौद्ध धर्म भागा इस देश से, कत्लेआम हुआ बौद्ध भिक्षुओं का, और शुंग वंश का शासन कायम हो गया। ये तो देश भेद भोग चुका है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर देश के इतिहास बताता है। तो क्या सम्राट के वंशजों को यही मगध की धरती पर हम लोग बैठे हैं, प्राचीन गणतंत्र? शुंग वंश बाद में आया है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अशोक के बाद आया है, बहुत बाद। हाँ, अंतिम राजा थे अगर आप वृद्धरथ की हत्या हो गई। हाँ, क्या लग रहा है बिहार में जो अब जो आपके पास जो चैलेंजेस है, क्या जो आपकी जो नई लीडरशिप है, चूंकि आपकी बातचीत भी होती है, वही तेवर है उनके भी जो लालू प्रसाद यादव के तेवर थे, या आपकी जो बीच मंगनीलाल मंडल के जो तेवर हैं, जो आपकी राजनीतिक सोच है, आपकी नई लीडरशिप उससे सहमति है उन लोगों की? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव में कन्विक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग आ गया है। और तेजस्वी प्रसाद यादव को लोगों ने 2 बार इस रूप को देखा है। पहली बार जब नीतीश कुमार सर फिर बीजेपी की गोद में चले गए, आकर के चले गए, तो उस समय भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे तेजस्वी जी।
तो जब पुनः बीजेपी के साथ 2015 में 15 सरकार बना ली, 17 में, हम्म। 17 में गए वो। हाँ, 2015 से 17 तक रहे हाँ, आपके रहे। साथ। हाँ। तो पहला भाषण लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से उसका हुआ। उसमें लोगों ने देखा कि इसमें प्रखरता भी है और कन्विक्शन भी है। इन लोगों ने देखा और मास लोग इसकी तारीफ किया कि इस आदमी मैच्योर हो गया। और दूसरी बार देखा, तेजस्वी प्रसाद यादव व्याकुल नहीं था नीतीश जी की सरकार में जाने के लिए। हाँ। ये व्याकुल थे नीतीश कुमार आने के लिए, क्योंकि ये नीतीश कुमार बीजेपी से उब चुके थे कि जो घटना महाराष्ट्र में घटी है और वहाँ सहयोगी दलों के विधायकों को बीजेपी के द्वारा तोड़ा गया, दल बदल कराया गया है, कहीं हमारे साथ भी ऐसा खेल ना हो। तो इसलिए आया, भागा हुआ। तेजस्वी जी जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मुद्दों की बात की। ये नहीं कि धरफल में आ गए तो चलिए हम आपके साथ उठ लेने के चल जाते, नहीं, कमिटमेंट की बात की है। वो कमिटमेंट था सोशल कमिटमेंट, स्टेट का कमिटमेंट। और उन्होंने कई शर्तें रखी, 2 शर्त बड़ी थी। कहा कि मुद्दा हमारा है कि बिहार में गरीबी और बेकारी दोनों है, और बेकारी का विकराल रूप धारण कर लिया है। नौजवान पढ़े लिखे भटक रहे हैं। तो इन उसमें सब थे, अगर आप पिछड़ा सब थे। कहा कि 10 लाख नौकरियां आप दे सकते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि कहाँ, चप्पल से फाड़ करके कहा कि वही हिसाब हम देते हैं। हिसाब उनको बताया कि अभी आपको 41% सेंट्रल टैक्सेज में हिस्सेदारी मिल रही है। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स का, और उसकी अनुशंसा होती है। जो वित्त आयोग बैठता है 5 साल के लिए, उसकी अनुशंसा पर वो अथाह पैसा आपको है। उस पैसा में से बेकारी मिटाइए, क्योंकि बेकारी में मिटाना आपका इसी अनुशंसा पर आधारित है। और दूसरा, पद भी खाली है, और जिन पद को रिटायरमेंट के बाद स्वतः समाप्त आप कानून बनाए, उसको कानून को समाप्त कीजिए, ताकि वो पद नहीं समाप्त हो। अब बहुत पद को आप सृजित कर सकते हैं, क्योंकि वर्कलोड है अपने पास, ये कहा उनको। तब 5 लाख नौकरी जब हो गई, तो बिहार में लोगों कहा कि ये मने आश्चर्यजनक चीज हो गया, एक साथ 5 लाख लोगों को नौकरी मिल गई। तो समझा कि तेजस्वी का नाम हो रहा है। ये है कन्विक्शन का रिजल्ट, ये परिणाम है कन्विक्शन का। वो तेजस्वी में आया, और उसके बाद वो चले गए, लेकिन एक काम और कहा कर गया, जात आधारित गणना, ये भी असंभव लगता था। राहुल गांधी खिलाफ थे, आज समर्थन हुआ है। बीजेपी खिलाफ है, अभी भी खिलाफ है। जात आधारित क्यों? उसको बुझेगा कि हम तो उनका समर्थन ले रहे हैं जो पिछड़ा का समूह जो है, दलित का, अति पिछड़ा का, उसके मुकाबले में 15% है समर्थन, उसी पर टिका हुआ है। इस समाज का खुट्टा उसी 15% पर है, लाभ भी उसी 15% को है, भोग भी वही 15% रहा है। तो इसलिए खिलाफ थे, आज समर्थक हो गए। बीजेपी नहीं समर्थक है। तो कहा कि 65% आप आरक्षण कीजिए, क्योंकि साबित हो चुका है 85 वर्सेस 15। उत्तर तमिलनाडु में है 50% ज्यादा आरक्षण, कई स्टेट में है 79% तक है वहाँ, 79 SC OBC मिलाकर। उन तमाम चीजों को उन्होंने संविधान के 9वीं अनुसूची में डाला है। अभी डालिए। और जब कहा कि दिल्ली बीजेपी सरकार नहीं करेगी, कहा कि पत्राचार करेंगे, लिखा पढ़ी कीजिए। तो अब तो चला गया नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, तो बना ले डबल इंजन की सरकार, नहीं बना सकता है। लेकिन तो बिहार को ये लेकर 2 कामों से तेजस्वी जी में जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता आई है, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो जो IQ कहा जाता है, उसका गजब का विकास हुआ है, समझदारी।
और निगोशिएशन करने का, बात में इंटरेक्ट करने की बहुत ज़्यादा उसमें परिपक्वता आ गई है उम्र के हिसाब से। लेकिन आप जो सारी बातें जो हम लोग अभी किए हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रही है। वो राज्यसभा वीकर सेक्शन के लोगों को भेजते हैं, खासकर शेड्यूल कास्ट, ऐसा पहले नहीं होता था। वो लस्सा को, बिहार में नहीं, वो भी, लस्सा को, लेकिन बिहार में वो जात रिप्रेजेंटेशन के आधार पर इनको राम मोहन को काटना है तो सरजू मोहन को ले आओ, बैठा दो जात का कुर्सी पर, कहो कि यही तुम्हारा है, तो मेरा सवाल होने दीजिए, ताकि रियल आदमी खत्म हो जाए। तो कैसे, वही मैं कह रहा हूं, जो रिप्रेजेंटेशन की जो पूरी पॉलिसी है बीजेपी की, वो हर खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को फिर से सिर्फ वो बीजेपी की पॉलिसी नहीं है, जातियों में फिर से ये उन्होंने, मनुवादियों की पॉलिसी है। तो ये जाति के जो वो नेता खड़ा कर रहे हैं, बाबा साहब ने SC ST OBC का कंसेप्ट दिया कि जातिवाद खत्म हो और जाति को समूह में बदला उन्होंने। हमें SC ST OBC का कंसेप्ट दिया, हजारों जातियां OBC में हैं, हजारों जातियां पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज में हजारों जातियां थी, जो फिर से बीजेपी ने जाति में बांट दिया है लोगों को। ये कुर्मी, यादव, कुशवाहा, धानुक, ये तो पहले कैसे लड़ पाइएगा? बीजेपी ने नहीं बांटा, नहीं, ये पहले बीजेपी ने इसका लाभ उठाया। अब पॉलिटिकली उसने फिर से खड़ा कर दिया है। नहीं, पॉलिटिकली पहले उससे लाभ उठाया है जातिवाद। आप 85% के समाज से आते हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप सिर्फ धानुक समाज से आते हैं, अब कैसे लड़िएगा इससे? नीतीश जी को, तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है कि अरे ये तो यादव समाज के नेता है। देखिए, हम जात की बात नहीं करते हैं, हम जितनी छोटी छोटी जातियां हैं, पिछड़ी जाति हो या दलित हो, 38%, हमारा 37%। कंसेप्ट ही है जमात। आप हम जमात की बात, लेकिन बीजेपी जात खड़ा कर रही है। बीजेपी जमात को खत्म करना चाहती है, इसलिए नीतीश को पैदा किया, मुख्यमंत्री बनाया इसी जात से कि लोहा को लोहा करता है, लस्सा की तरह सार दो, 20 वर्ष तक बुद्धि पर बैठा को चलाओ, वो जो उससे काम लो। तो नीतीश कुमार तो शिखंडी है, इससे लड़ेंगे कैसे? उनके पास टीवी है, अखबार है। जमात को मैंने कन्विंस करके, जमात को समझा करके, टाइम भी समझा देगा। वो जमात जो जिंद था लालू जी का, जो जमात सामाजिक न्याय कर्पूरी जी का था, उसी को एक जमात बनाना है, एक जो समूह बनाना है। उनके पास टीवी, अखबार है और लगभग 10,000 करोड़ की संपत्ति है, उनके पास पैसा है बीजेपी के पास। देखिए, एक तो बीजेपी से लड़ना है, लेकिन दूसरा इस समाज से लड़ना है जिसमें बीजेपी टिका हुआ है, टिकी हुई पार्टी है। उस सामाजिक व्यवस्था से हमको लड़ना है, उसमें जमात बनानी है, अपने लोगों को जमात में लानी है। और ये काम हो रहा है, लोग महसूस कर रहा है। इस बार लोग फिर जमात में कंसोलिडेट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, गोलबंदी हो जाएगी। एक कोशिश हो रही है कि पिछड़े अति पिछड़े में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाए, जैसे दलित महादलित नीतीश जी ने किया, तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, कोई दलित आके कुछ बोलेगा, दलित अब समाज से। इंडिविजुअली लोग तो आइसोलेट हो जाते हैं जब ये समाज में ये एहसास हो जाता है कि हमको जात के रूप में बांटा है, जात जात में बांटा है। नीतीश कुमार को कहा कि आ जाओ, तुमको मुख्यमंत्री बना देते हैं, लालू जी को ऐसे नहीं भागेगा, लालू जी के मुकाबले किसी पिछड़ा को पैदा करते। तो लालू जी जिस कॉज के साथ लड़ रहे थे, कमिटमेंट के साथ लड़ रहे थे, जिस कन्विक्शन को लेकर लड़ रहे थे, उसको समाप्त करना था। नीतीश जी उस कन्विक्शन के आदमी नहीं है, वो सत्ता के आदमी है, रोड सड़क दिखाते क्योंकि पैसा आ रहा है। लालू जी को पैसा वित्त आयोग का अनुसंधान, भारत सरकार को पैसा था आना, क्या कहते हैं, लालू जी को था। एक अच्छी, तो इसमें लोग स्वतः समझ गया कि नीतीश जी मेरे आदमी नहीं, हमारे आदमी नहीं है, नीतीश जी दूसरे का आदमी है। एक आप लोगों के पक्ष में अच्छी चीज हो रही है कि लालू प्रसाद यादव को जिस तरह से बदनाम किया गया मीडिया, अखबार के जरिए, अब सोशल मीडिया का दौर है, हर हाथ में मोबाइल है, और एक परसेप्शन जो था कि वो करप्ट है, तमाम दलित पिछड़े नेताओं के बारे में परसेप्शन बनाया गया, जांचें भी चलती रही, लालू जी जेल भी गए। लेकिन अब खासकर शोषित वंचित के 60-70% लोग स्कूल कॉलेज गए। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर रहे ये, इनके साथ ये चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे मायावती जी हो, इन सब लोगों को फंसा दिया जाता है अगर दलित पिछड़ा कोई CM PM बनने के रेस में होता है तो ये एक फायदा मिल रहा है लालू प्रसाद यादव की। एक सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ी है पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज में, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। आप आ गए, अब आप अध्यक्ष हैं,
क्या आप ये जो परसेप्शन बदला है और लोग उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं, धर्म की राजनीति अब अंतिम पड़ाव पर है, सामाजिक न्याय को लेकर राहुल गांधी, कांग्रेस सब सामाजिक न्याय की बात कर रही है प्रखर तरीके से, क्या मंगीलाल मंडल जी का जो जो सोच है, उनकी जो राजनीति है, वो दिखेगी इस बार बिहार चुनाव में? चाहे वो टिकट का मसला हो, चाहे पार्टी में पोजीशन का मसला हो, या जो सरकार अगर बनती है तो उसमें भी आपकी छाप रहेगी, क्योंकि आपसे उम्मीदें हैं लोगों देखिए, को। बिहार में बदलाव की का मूड है पब्लिक का, हम्म, और बहुत सारी बातों का आपने जो प्रश्न किया उसमें निहित है उत्तर। ये पहले भी हमने कहा था, हम्म, जात का, वर्ण व्यवस्था का उपयोग वो करते हैं जो वर्ण व्यवस्था के बनाकर रखे हुए हैं मनुवादी लोग। हम्म, ये हम लोग पहले से इस बात को कह रहे हैं, अपने लोगों को भी कह रहे हैं। हम्म, तो उसमें जो छद्म लोग लीडरशिप रहता है, छद्म मैं कह रहा हूँ, हम्म, जो बैकवर्ड में लीडरशिप पैदा करने की परंपरा रही, वो लोग करते रहे हैं। लेकिन जो रियल फोर्स है सोशल जस्टिस का, वो मरता नहीं है, कमजोर हो जाता है, धीमा पड़ जाता है नेतृत्व का प्रभाव, लेकिन फिर निकलता, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के भीतर ही यह विद्रोह निहित है, उसी से विद्रोह पैदा होगा। तो अभी जो समाज है, सामाजिक न्याय के का समाज जो है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, वो भीतर से इसका स्वरूप उग्र हो गया है, विद्रोही हो गया है कि हम वंचित हैं हर चीज से, सम्मान से। नीतीश कुमार हमारा मुखौटा है, रियल लीडर हमारा ही नहीं है, ये किसी की गोद में बैठा हुआ है, शासन उसी का चल रहा है जो शासन चलाता है। अब कर्पूरी ठाकुर 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे। कर्पूरी ठाकुर को इन ताकतों ने 22 महीना में हटा दिया। क्यों? जबकि उनके पास बहुमत था, अजय बहुमत था जी। जबकि तो कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया। ये असहज था, असह्य था, दोनों था। लालू यादव को 27 महीने में हटा दिया जबकि उनको बहुमत था, जेल भेजवा दिया, जंगल राज कहा, गाली हमारे लिए है, पिछड़ा को गाली है, शूद्र को गाली है। तो ये सब कर सकता है जाति व्यवस्था को का उपयोग करके। लालू यादव ने दी, नीतीश कुमार ने नारा दिया, लव कुश हम एक हैं, लव कुश हम एक हैं, तो कोई नहीं चलाया। आज कोई नहीं ठगा महसूस करता है, जात के भीतर से विद्रोह हो गया है कि नहीं, नीतीश हमको ठगा है, धोखा दिया है। अति पिछड़ा को कहा गया कि लालू यादव जो है वो यादव है, यादव लोग तुम्हारा हकमारी कर रहा है, हकमारी दूसरे लोग कर रहा है। जब सबसे कम रिप्रेजेंटेशन हो गया अति पिछड़ा का, तो लड़ा समाज का तो कभी दर्जन भर विधायक होते तो जात को लड़ा दिया। अब लोग ये समझ रहा है कि कर्पूरी जी के समय में एक थे तब हमको तोड़ा, लालू जी के समय में एक थे तब तोड़ा, ये 20 वर्षों तक हमको ठगा है, हमने लव कुश का आधार रहने देंगे और नहीं यादव गैर यादव का फीलिंग रहने देंगे, व्यवहार फीलिंग। तो अब गोलबंदी हो रही है, तेजस्वी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और तेजस्वी का जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक उसी रूप में है जितना यादव में, उतना गैर यादव में, कति पिछड़ा में, भीड़ उससे भी इकट्ठी। राहुल गांधी के ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे देख रहे हैं, भरोसा होता है? अब राहुल गांधी स्वयं बताएगा कि भविष्य में उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। सामाजिक न्याय को लेकर बहुत एग्रेसिव तरीके से बात कर रहे हैं, एक बड़ी थिंक टैंक भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। एक बात देखिए, ये साइकिलिंग है, रिजर्वेशन और विशेष अवसर, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, जी जी, ये दोनों एक समय में ऐसा था, हम देखें अपने जीवन के प्रारंभ में राजनीति में, कि सभी पार्टियां घृणा करती थी इस मुद्दे से। डॉक्टर लोहिया को गालियां देते थे, हम सुने हैं कान से। उसमें सीपीआई, सीपीएम, जनसंघ, आजकल बीजेपी, अपर कास्ट। लेकिन देखेगा जी, इससे अब हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हमको समझौता करना है। तो समझौता करके आरक्षण समर्थक सब हो गया जिसकी जहां सरकार थी कानून बनाकर दे दिया आरक्षण, लेकिन आरक्षण लागू करने में लंगड़ी मार दिया।
हम्म। और आगे आकर के कहा कि नहीं ठीक है, आरक्षण ठीक है, 10% हमको भी दे दो। जो मूल सिद्धांत जो आरक्षण का है वो ईडब्ल्यूएस नहीं है। हम्म। ले लिया आरक्षण। तो ये जो कल तक जात क्या कहते जात आधारित गणना का या जनगणना का, जातीय की जनगणना का विरोधी रहा, समर्थक हो गया। जो आरक्षण का विरोधी था वो समर्थक हो गया। तो ये वर्ण व्यवस्था की कोख से ये बहरूपिया स्वरूप जो है पॉलिटिकल पार्टियों का वो निकलता है, फिर विलीन हो जाएगा। लेकिन असली मुद्दा रह जाता है सोशल जस्टिस का। उसके लिए निरंतर अभी सदियों तक लड़ना होगा, क्योंकि इस देश में आप हर चीज को मिटा सकते हैं, वर्ण व्यवस्था को नहीं मिटा सकते हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था के भीतर जो दोहन है, शोषण है, जो सम्मान का अधिकार है, उसके लिए लड़ाई आप लड़ करके हासिल कर सकते हैं। नए युवाओं से जो आपके पार्टी के अंदर आते हैं, कार्यकर्ता सब मिलते हैं, क्या लगता है वो सिर्फ उनकी समझ पर भरोसा होता है कि आप लोग की जो नई पौध है वो इस आंदोलन को आगे ले जाएगी? देखिए, वो पार्टी पर निर्भर करता है जी। हमारे यहाँ दोनों तरह के लोग हैं। हमारे यहाँ सोशल जस्टिस को मानने वाले भी लोग हैं। नई पीढ़ी जो आ रहे हैं वो सोशल जस्टिस को, और ये जो कास्ट सिस्टम है सर्कस की सीढ़ियों की तरह, उसमें जो शोषण का जो इम्पैक्ट है वो सीढ़ियों की तरह इम्पैक्ट भी है, सब सीढ़ी पर अलग अलग। तो इस कन्विक्शन को मानने वाले लोग भी हैं। कई अच्छे लड़का को हमने देखा है जो जेएनयू से पढ़ कर आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, अच्छी यूनिवर्सिटी से, वो ठीक से समझता है कि वर्ण व्यवस्था की गर्भ से जो निकलता है, कोख से जो निकलता है विभिन्न तरह का शोषण, उसको कैसे हम मीट करें, कैसे उसके खिलाफ लड़ें। और दूसरा वो भी है जो सोहबत में राजनीति में आ रहा है, कई तरह के महत्वाकांक्षा को लेकर के। तो उनका महत्वाकांक्षा कन्विक्शन पर आधारित नहीं होता है, उसकी महत्वाकांक्षा पर्सनल पर आधारित होता है। तो दोनों तरह के लोग हैं। लेकिन सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ने के लिए बिहार में अगर कोई पार्टी एकमात्र है तो वह राष्ट्रीय जनता दल है, जिसका लीडरशिप आगे चल करके और स्ट्रांग होगा तेजस्वी प्रसाद यादव, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव में सोशल एक्सप्लॉइटेशन का जो कास्ट सिस्टम का जरिया है उसको समझ आ गई है। समझ गए। समझ आ गई है। उस वो परिवार भी झेल रहा है, जिस परिवार में दो उसको तो झेला है, झलवाया उसके बाद भी वो झेल भी रहे हैं। हाँ। आपके राजनीतिक जीवन पर सबसे ज्यादा किनका प्रभाव रहा? देखिए, हम कई लोगों के सानिध्य में, छत्र छाया में रहे हैं, काम किए हैं। जी। डॉक्टर लोहिया से भी 3-4 बार हमारी मुलाकात है, विद्यार्थी जीवन से लेकर। लेकिन अब सबसे नज़दीक रहे हैं कर्पूरी ठाकुर के साथ। उनके अलावे हम राजनैन के साथ रहे हैं बरसों तक। इलाहाबाद बनारस, इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद से वो चुनाव जीते थे ना? हाँ, इंदिरा जी इलाहाबाद से नहीं थे, वहाँ रायबरेली इंदिरा जी को जो हाँ राय। तो राज नारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी को कोर्ट में भी हराया, वोट से भी हराया। राजनैन जी के साथ बहुत दिनों तक आप रहे। हाँ, बहुत घनिष्ठ थे, बहुत घनिष्ठ थे। मैंने उनका भी आशीर्वाद हमको मिला है। उनके संघर्ष का कैरेक्टर जो था वो इतना मिलिटेंसी थी उसमें, हर बात के लिए लगता था कल का नौजवान है राजनैन। और ये जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि ये वर्ण व्यवस्था रोग नहीं है, ये व्याधि है, रोग से ऊपर, मैलेडी जिसको कहते हैं, डिजीज नहीं है, ये मैलेडी है। उसको राजनैन जी समझते थे। काशी नरेश का भगना थे वो, जिसको बिहार के बिहार समाज का था कि वो बिहार थे। वो राजनैन के नज़दीक रहे हैं बहुत दिनों तक हम रवि राय थे, उड़ीसा के रहने वाले, लोकसभा के एक्स स्पीकर, मिनिस्टर भी थे, उनके साथ रहे बहुत दिनों तक। मधुमेह के साथ भी रहे हैं, जॉर्ज के साथ भी, कम रहे लोगों के साथ। और उसके बाद कर्पूरी जी, भूपेंद्र नारायण मंडल, जो जिनको कहा जाता है मधेपुरा के रहने वाले कि फादर ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट इन बिहार,
जी बिल्कुल। इन लोगों के साथ हमको बहुत दिनों तक रहने का मौका मिला है, रहा है, सीखा है, समझा है। तो सबका विचार और कर्म का असर हम पर पड़ा है, सबका विजन का भी असर पड़ा है। तो इस देश की समस्या को और कास्ट सिस्टम को कहाँ तक समझते हैं, ये भी मुद्दे तो इस बार कितनी सीटें आ रही हैं? हैं। अगर चुनाव की बात करें तो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप? क्या हमको लग रहा है जो रुझान, आप घूम भी रहे हैं, आप हमारी लगातार ट्रेवल भी हमा- कर रहे हैं? हमारे पार्टी को और महागठबंधन को हमें समझता हूँ कि 160 से ऊपर सीट आएंगी अभी की स्थिति में। लेकिन वो स्थिति कल और सुधरने वाली है। अभी का कैलकुलेशन हमको 160 से ऊपर लग रहा है। लग रहा है अभी, लेकिन कल और स्थिति बेहतर होगी। एक सवाल और न पूछूं तो लगा कि गुनाह हो गया। क्या लग रहा है इस बार, जो चूंकि बिहार में पॉलिटिकल चुनाव की राजनीति है तो टिकट को लेकर भी सवाल होते हैं। जो मंगीलाल मंडल जी की जो समझ है, जो उनकी राजनीतिक जो विशेषता है, विशेषज्ञता है, जिसके लिए आपको फिर से लाया गया, अध्यक्ष बनाए गए, उसका असर दिखेगा जो जो रिप्रेजेंटेशन में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में? हमको फिर से नहीं लाया गया अध्यक्ष, हम पहली बार अध्यक्ष बने हैं। नहीं, पहले पार्टी हम में फिर से आए आप हाँ बीच में? पहली हाँ आरजेडी में थे ही हम, जी, फिर बीच बीच में में हाँ गए थे, बीच में चले गए थे जी 5 जी साल के लिए हम हम्म। किसी। नहीं, माना जा रहा था कि आरजेडी में राष्ट्र कम से कम प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कुर्सी फिक्स है जब तक देखिए बदलेगा आरजेडी जो नहीं। है हाँ, वो हमारी समलक्षी पार्टी है, हमारा घर है। हम्म सिद्धांत, नीति, सहयोगियों और जो इस पार्टी का कंपोजिशन है हम्म वो हमारी कन्विक्शन का कंपोजिशन है। जो इस पार्टी का बेस है, सोशल बेस है, वो हमारे कन्विक्शन का सोशल बेस है। आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं यहाँ काम करने में? अपना महसूस कंफर्टेबल नहीं, हम्म, हमारा अपना घर है, अपने लोगों के बीच में हम पार्टी में ये महसूस करते हैं सब दिन। आरजेडी, जेडीयू हमारा क्या किसी पिछड़ा की पार्टी नहीं है, सफोकेशन है वहाँ। सफोकेशन है, दूसरे लोगों का डोमिनेंस है। लेकिन अब तो ये सब बातें पब्लिक डोमेन में आ गई है कि वहाँ ललन सिंह हो या फिर संजय झा हो या फिर विजय चौधरी हो, जो जनरल कैटेगरी से, उनका प्रभाव है नीतीश जी पर। वो एक बात बताइए, उत्तर हो जाएगा आपका, आप ठीक कहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं वही जवाब है। 20 वर्षों में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द किसी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के बेटा को देखा है खड़ा फोटो में? डॉक्टर लोहिया कहते थे कि कोई नेता अगर वो परिवर्तनवादी है, समाजवादी है और समाज को बदलना चाहता है क्रांतिकारी तरीके से, तो वो क्या कहता है ये सवाल नहीं है महत्वपूर्ण। वो किसके साथ खाता है, किसके साथ उठता है, किसके साथ, कौन लोग उसके चारों तरफ मंडराता है या उसके साथ रहता है, ये सवाल है महत्वपूर्ण। तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कौन रहता है, नीतीश किसके साथ मंत्रणा करते हैं, नीतीश किसके साथ उठते बैठते हैं? जाहिर है कोई पिछड़ा दलित नहीं है, वही लोग हैं। क्या लग रहा है मंडल साहब, क्या फिर से आपको अब लगता है युवाओं में से कोई मंगीलाल मंडल, कोई रामविलास पासवान, कोई कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग आएंगे नए युवाओं में? ऐसा कुछ दिखता है, स्पार्क दिखता है आपको? क्योंकि अब तो लड़ाई आसान है, आप लोग बहुत कठिन लड़ाई लड़के आए। जिस तरह से वर्ण व्यवस्था पैसे को का दबदबा हो गया राजनीति में। वर्ण व्यवस्था को हम लोग कभी कभी कहते हैं ये बांझ है सिस्टम। वर्ण व्यवस्था के कोख से जो व्यवस्था निकली है वो बांझ व्यवस्था है, वो अच्छी चीजें नहीं निकाल सकती है। लेकिन कभी कभी वर्ण व्यवस्था के कोख से क्रांतिकारी चिंगारी भी पैदा होती है, वो मशाल भी जलाता है क्रांतिकारी पर, उसी के कोख से आता है। ये अद्भुत का सिस्टम है, कास्ट सिस्टम। इसमें मारक क्षमता भी है, इसमें संहार की भी क्षमता है, ये गजब की व्यवस्था है। एक आखिरी सवाल, हाँ, बाबा साहेब को सब कुछ झेलना पड़ा, तमाम तकलीफें झेली उन्होंने। आप जो एक से अब एक वो एक ऐसी शख्सियत हो गए हैं जिनकी फोटो सब लगाता है।
उम्मीद थी कि इस तरह से एक्सेप्टेंस बढ़ेगी उनकी संविधान निर्माता के तौर पे? आज हर कोई उनकी दुहाई देता है, जिनको सबसे ज्यादा राजनीतिक संघर्ष करना पड़ा। बाबा साहब का दो स्वरूप है। एक स्वरूप वो है जिसे उन्होंने हिंदू धर्म पर प्रहार किया था। हिंदू धर्म पर, सॉरी माफ करना, मनुवाद। हिंदू वर्ण व्यवस्था पर। उसमें नहीं, मनुवादी, लेकिन वो तो बोलते थे, आप मत बोलिए। हाँ, लेकिन वो हिंदू धर्म को उन्होंने, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, उसमें कुछ छुपा हिंदू हुआ नहीं धर्म है। को उन्होंने गाली नहीं दी है। नहीं, गाली नहीं, हिंदू वो धर्म संवैधानिक के तरीके से उन्होंने लिखा है। हिंदू धर्म के तहत जो कास्ट सिस्टम है जी उसको उन्होंने कंडेम किया। जी जी जी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कास्ट सिस्टम, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। यहाँ तक कि उन्होंने इस धर्म को, ब्राह्मण धर्म को छोड़ भी दिया, उन्होंने फिर से धर्म की अब तरफ गए। बताते हैं। कास्ट सिस्टम का पहला लेख है जो लाहौर में जी, धर्म सुधारक, जो आंदोलन था, समाज उसमें सुधारक कोई संस्था थी। थी, बुलाया था भाषण देने के लिए। तो कहा कि आप क्या बोलना चाहते हैं, लिख कर उनको भेजिए। वो भेजा तो एक्सेप्ट नहीं किया, वही किताब हो गई। जी, एनालिसिस ऑफ कास्ट। तो उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था में, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था प्रमुख है, वर्ण व्यवस्था में सौहार्द नहीं है, मानवीय गुण नहीं है, भाईचारा नहीं है, इसका अभाव है। ये प्रहार किया था हिंदू धर्म की कास्ट सिस्टम पर। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उसके साथ ही बाबा साहब के साथ व्यक्तिगत वो बहुत ज्यादा अपमान झेला। और दूसरा है कि जो संविधान का जो ड्राफ्ट करने का वो चेयरमैन बने, तो उसमें सोशल जस्टिस के लिए कई आर्टिकल है। एक विशेष आर्टिकल है आरक्षण का, 15(4)(16)(4। तो इसके चलते बहुत अधिकार मिला लोगों को, नौकरी मिली, विशेष अवसर मिला आगे बढ़ने के लिए। और उसी के चलते एक बाबा साहब के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी। अब आस्था वहाँ उस सीमा तक नहीं बढ़ी कि वो हिंदू धर्म छोड़ दे। वो बौद्ध धर्म में नहीं गए, लेकिन बाबा साहब का फोटो उनके घर में है, ठीक है। हाँ। तो आस्था है उनके बारे में। बाबा साहब आज इसीलिए हर घर में पहुंच गए हैं कि उनको लोग दलित मानते हैं, दलित का नेता मानते हैं, और उनके उद्धार के लोग ने संविधान में व्यवस्था की है। यही बात है। लेकिन अब तो कोई भी जो सामाजिक न्याय में भरोसा रखता है, वो डॉक्टर अम्बेडकर की एक्सेप्टेंस बढ़ी। अब तो जो लोग जाति व्यवस्था के लाभार्थी हैं, वो भी बाबा साहब को लेकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं। देखिए, जाति व्यवस्था के लाभार्थी पिछड़ा नहीं हो सकता है। हाँ। पिछड़ा तो भोगा है, आज भी भोग रहा है, वो लाभार्थी नहीं है। वर्ण व्यवस्था के लाभार्थी मनुवादी लोग हैं। लेकिन बाबा साहब ने तो एजुकेशनल बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस को लेकर भी 241 में प्रावधान किया था संविधान में, लेकिन वो लागू होते होते बहुत देर हो गई। बाद में बीपी मंडल और फिर लालू यादव तब मुख्यमंत्री भी थे और उसको इम्प्लीमेंट करवाया इन लोगों ने। एजुकेशनली बैकवर्डनेस और सोशली बैकवर्डनेस दोनों एक ही है। बाबा साहब अंबेडकर के साथ एक उदाहरण हम देते हैं सर। बाबा साहब तो विद्वान थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, 3 विषय में उन्होंने जैदे ज्ञान प्राप्त किया। उसके अतिरिक्त तो वेद शास्त्र इसके भी ज्ञाता थे। बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, हम बौद्ध धर्म में नहीं जाएंगे, हम हिंदू रह जाएंगे। शक्टानंद अछूता बाबा थे, ये बड़े विद्वान थे जी। शास्त्र के, वेद के, सब कुछ के। कहा कि 4 मठ है हिंदू धर्म में, 4 मठ में, चारों में शंकराचार्य होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणी शंकराचार्य होते हैं। लेकिन अगर सहिष्णुता है और वर्ण व्यवस्था की बहुत मान्यता नहीं है, ज्ञान की महत्ता है, प्रतिभा की महत्ता है,
और उसी से लोगों की गरिमा बनती है। तो सट्टानंद बाबा अछूतानंद है, अछूतानंद अछूत महाराज जी। हैं, महाराज हैं, ये ज्ञान के हैं विद्वान, ये प्रतिभा के धनी हैं। तो इनकी पहचान हो जाए तो जितने आपके शंकराचार्य हैं, जितने वेदांत के और वेद के ज्ञाता हैं, उसका और सट्टानंद जी को शास्त्रार्थ करा दीजिए। और बाबा सट्टानंद जी अच्युतानंद बाबा अगर जीत जाता है तो चारों मठ का शंकराचार्य होगा, अकेले। एक 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 मठ का। आप एक्सेप्ट कर लीजिए, हम हिंदू नहीं जाएंगे, समझेंगे कि आप ज्ञान को महत्ता देते हैं और ज्ञान से जो व्यक्तित्व बनता है, उसकी जो गरिमा है, उसका आप सम्मान करते हैं। तो आप बाबा सट्टानंद को आप शंकराचार्य मान लीजिए। तो ये जितने ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी जो बैकआउट हो गए अच्युतानंद जी के नाम पर बैकआउट कर गए। तो दो महारथी है वर्ण व्यवस्था के घोर विरोधी, जिसने हिंदुस्तान के हिंदू समाज को ज्यादा प्रभावित किया जात पातों तो उसे तो मुसलमान में भी है वर्ण व्यवस्था। लोग आप सुन लीजिए जी जी, मुसलमान में भी वर्ण व्यवस्था है। ये लोग तो ऊंची जात के लोग हैं, सामने बैठे हुए हैं। पिछड़ी जात को लोग ने बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते, शादीवादी करते हैं। आज भी वो हिंदू के जो है भारत में हर धर्म में जातिवाद है। तो इसलिए आप क्या कहना चाह रहे थे वर्ण व्यवस्था के? इसीलिए हमने कहा कि लाभार्थी हम नहीं हो सकते, हम भोगार्थी हैं, हमने भोगा है। नहीं, मैं तो कहा वर्ण व्यवस्था में जो लाभार्थी वो है, मनुवादी है लाभार्थी, जो वर्ण व्यवस्था नहीं रहते जो अछूत है वो पीड़ित है। हाँ, जो लाभार्थी वर्ण व्यवस्था में पिछड़ा नहीं रहते तो अगरा कैसे हो सकते थे वो? ये मनुवादी हुए, उसको भोगा है, वो लाभार्थी वही है, हम नहीं है। ये तो विशेष अवसर हमको दिया गया है कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि घी मलिदा खाता है, देह लाल हो गया है, वो पहलवान है, एक पेट भरने के लिए भी नहीं मिलता खाने को, हड्डी निकल गया, दोनों को दौड़ा दोगे इस समान अवसर के नाम पर तो नहीं दौड़ पाएगा। तो यही विशेष अवसर है, हड्डी पसली हमारी दिखाई दे रही है सामाजिक व्यवस्था में, तो हमारे लिए आरक्षण है। सर बस एक आखिरी सवाल, मैंने बहुत समय लिया आपका, शुक्रिया, आपने समय भी दिया। बस अभी जो राजनीतिक हालात है उसमें जो अति पिछड़ा है, खासकर उनकी आबादी सबसे ज़्यादा 38% के आसपास है, एक कोशिश हो रही है टीवी अखबार के जरिए एक नैरेटिव की इनको यादव वर्सेज अति पिछड़ा, कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा मुस्लिम से दलित कंफर्टेबल नहीं है यादव के प्रति। इस नैरेटिव के खिलाफ कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, इसमें न यादव का दोष है और न गैर यादव का दोष है। ऊंची जात के लोग बड़े चालाक है, मनुवादी लोग, और बहुत धूर्त है। वो समझ लिया कि समाज को कैसे बांटेंगे हम। नीतीश को लाया लालू जी के खिलाफ, लालू जी सिंबल थे पिछड़ों का, तो इस सिंबल को डिस्ट्रॉय कैसे करोगे? तो चारा चोर कहो, इस सिंबल को डिस्ट्रॉय कैसे करोगे? तो अगर जंगल राज कहो तो सबको गाली होगी, लेकिन कहेगा इसके लिए करा। उसने जात को बांटा एंटी यादव करके, उसमें लव कुश नारा दे करके कोयरी या कुर्मी को एक जगह लागा। तो ये विभाजन करना उनके हाथ में है, विभाजित होता है। इस बात को अब अति पिछड़ा में भी जो जात है वो समझ रहा है कि हम बट गए इसलिए हमको बांटा है, हमको नहीं बटना है। तो ये प्रशिक्षण पर भी होगा, अनुभव पर भी होगा, और जो पॉलिटिकल हमारा सिस्टम है पार्टी का उसके द्वारा भी होगा। हम इस खाई को पाटेंगे, ये उन्होंने खाई पैदा की है। इसलिए मैंने कहा न इसमें यादव का दोष है न गैर यादव का दोष है, ये सारा वर्ण व्यवस्था का दोष है। जो लाभार्थी है उसका लाभ लेता रहता है, लाभार्थी है ऊंची जात के लोग। बिल्कुल, तो बेबाक और टू द पॉइंट ये थे मंगीलाल मंडल साहब, जो अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इस बार चुनाव में फिर कह रहा हूँ, तमाम जो सामाजिक न्याय वाली पार्टियां हैं वो धीरे धीरे फिर से सामाजिक न्याय की तरफ लौट रही है।
क्योंकि समाज में सोशल मीडिया, मोबाइल ने एक बड़ी क्रांति की है और वो स्पेस, वो जो सामाजिक न्याय के लोग हैं वो उसको फिर से जिंदा कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि फिर से जो नई पौध है वो सामाजिक न्याय की तरफ लौट रही है। पूरी बातचीत पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।